नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज 23 जनवरी है और आज एक विशेष दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। पूरा राष्ट्र उनको याद कर रहा है, उनकी जीवनी को पढ़ रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और उनकी लोकप्रियता को याद कर रहा है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया। लेकिन दो नेता, एक महात्मा गांधी और एक सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों का एक विशेष स्थान है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में। दोनों ही एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते थे। दोनों का ही योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दोनों के बीच मतभेद भी हुआ और कह सकते हैं कि ईगो की लड़ाई थी। लेकिन कहीं भी एक दूसरे के प्रति सम्मान में कोई भी कमी नहीं आई। अब ये मतभेद शुरू कब हुआ? कौन सी ऐसी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से दोनों ही शीर्ष नेताओं में मतभेद की स्थितियां उत्पन्न हुई? उसके लिए थोड़ा सा हम लोग सुभाष बाबू की जो जीवनी थी या जो उनका जो प्रारंभिक जीवन था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस हालांकि कटक उड़ीसा में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा बंगाल में हुई और जो ठान लेते थे वो करते थे। उन्होंने अपने पिता को अपनी इच्छा बताई कि वो आईसीएस परीक्षा देना चाहते हैं और पिता की अनुमति से उन्होंने 1920 में ब्रिटेन जा कर के इसकी तैयारी की और 1920 में आईसीएस की परीक्षा उन्होंने पास की। अब आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, आजकल जैसे आईएएस का एग्ज़ाम होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सेम वैसे ही ब्रिटिश पीरियड में आईसीएस की परीक्षा होती थी, भारत की सर्वोच्च परीक्षा होती थी और इससे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स चुने जाते थे और उस समय बहुत ही सम्मानजनक पद था। ये आज भी सम्मानजनक है। तो 1920 में आईसीएस की परीक्षा सुभाष बाबू ने ब्रिटेन में रह करके पास कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं फिर उनके दिमाग में ये था कि वो ब्रिटिश शासकों के अधीन रहकर काम नहीं कर पाएंगे और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने काम करने का निर्णय लिया और एक साल के बाद ही 1921 में उन्होंने आईसीएस की परीक्षा से आईसीएस के पद से इस्तीफा दे दिया और देश की आज़ादी के लिए काम करने का निर्णय लिया। बाबू चित्तरंजन दास से वो काफ़ी प्रभावित थे और एक प्रकार से कहें कि उनके प्रारंभिक गुरु चित्तरंजन दास जी ही थे, जिनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। महात्मा गांधी जी से आकर के वो मिले और गांधी जी के निर्देश पर उन्होंने कांग्रेस के साथ काम करना शुरू किया, देश की आज़ादी को हासिल करने के लिए, स्वराज को हासिल करने के लिए। चूँकि यंग थे, डायनेमिक थे और आईसीएस की परीक्षा पास करके आए थे और एक युवाओं में उनका एक क्रेज़ था, एक हीरो जैसी इमेज थी उनकी। उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व, उनका आईसीएस परीक्षा पास करके उस पर लात मार देना, इससे युवा काफ़ी प्रभावित थे और काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे कांग्रेस के अंदर भी। और 1938 जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का उस समय वार्षिक अधिवेशन होता था सामान्यतः दिसंबर महीने में, तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। काफ़ी प्रभावशाली उनका कार्यकाल रहा, साल भर, और
काफ़ी लोकप्रियता भी उनकी बढ़ी। अगले वर्ष यानी 1939 में कांग्रेस अधिवेशन जबलपुर, मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है नर्मदा नदी के किनारे, तो जबलपुर में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया और बाकायदे उसके लिए एक शहर बसाया गया, विष्णुदत्त नगर। जोर शोर से तैयारियां थीं। 52वां कांग्रेस अधिवेशन था ये, और इस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था। महात्मा गांधी ने अपने प्रत्याशी के रूप में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया और उनके खिलाफ सुभाष बाबू ने अपना नामांकन कर दिया। अब चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया की हार हुई और सुभाष बाबू जीत गए और यहीं से मतभेद शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने इसको अपनी व्यक्तिगत हार माना और बाकायदे इसका उद्गार भी उन्होंने व्यक्त किया। कांग्रेस के अंदर गतिरोध पैदा हो गया और एक बार ऐसा लगा कि शायद इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस टूट जाएगी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी उस समय काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन सुभाष बाबू ने समझदारी का परिचय दिया और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद जी उनकी जगह अध्यक्ष बने। तो यही पूरा मामला था त्रिपुरी विवाद का, जो महात्मा गांधी और सुभाष बाबू के बीच हुआ। आगे आप लोगों को सबको पता है कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो हम लोग त्रिपुरी अधिवेशन पे थे। सुभाष बाबू ने त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस से निकल गए और उसी वर्ष 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लेकिन जल्दी ही उनको समझ में आ गया कि इन तरीकों से देश को आज़ादी नहीं दिलाई जा सकती है और अफ़गानिस्तान, जर्मनी, फिर जापान पहुँचे और वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व उन्होंने किया और आज़ाद हिंद फौज को लेकर के वो देश को आज़ाद करने के लिए सशस्त्र संघर्ष के द्वारा वो भारत की तरफ बढ़े। जब भारत आ रहे थे तो रंगून रेडियो स्टेशन से उन्होंने राष्ट्र के नाम अपना संदेश प्रसारित किया और इसमें पहली बार उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। उन्होंने महात्मा गांधी से राष्ट्रपिता का उद्बोधन करते हुए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी कि वे अपने लक्ष्य में पूरा हो सकें। और इसी के बाद से आज भी हम लोग महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में सुभाष बाबू का देहांत हो गया, लेकिन उनके योगदान को कभी भी देश भूल नहीं सकता है कि किस तरीके से उन्होंने आईसीएस जैसी नौकरी, आरामदेह नौकरी, सम्मानजनक नौकरी पर लात मारी और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। देश उनकी 125वीं जयंती मना रहा है और इंडिया गेट पर एक उनकी विशाल मूर्ति लगाई जा रही है, जहाँ पर जॉर्ज पंचम, जो ब्रिटिश सम्राट होते थे, जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। उसी प्रतिमा को हटा करके छत्र के नीचे सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई जा रही है और देश उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। तो नमन है सुभाष चंद्र बोस जी को। और आज हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरीके से महात्मा गांधी और सुभाष बाबू के बीच मतभेद हुआ और ईगो क्लैशेस हुए और किस तरीके से सुभाष बाबू ने देश छोड़ करके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आप लोगों को हर दिन नया
वीडियो आप लोगों को मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। नमस्कार, जय हिंद।